वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आप सबको एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो इकोलॉजी का पेपर पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जिसमें से आपको इकोलॉजी के लेक्चर्स पढ़ा रही हूँ जो आपके पेपर 4 हैं। इसमें मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे उसमें से, जिसमें आपका मेनली आता है कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल। उसमें हम लोगों ने 2 टाइप पढ़ा था, एक गैसियस साइकिल, दूसरा एक सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल जो आपका एटमॉस्फेयर वाटर दोनों में पाया जाता है, लेकिन सेडिमेंट्री साइकिल सिर्फ रॉक वगैरह में पाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और इन नोट्स की अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कार्बन साइकिल? कार्बन साइकिल क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज़ कार्बन साइकिल कि आपको बायोजियोकेमिकल साइकिल मैंने पढ़ाते हुए आपको बताया था। व्हाट इज़ बायो मीन्स लिविंग, जियो मीन्स रॉक्स या नॉन लिविंग थिंग्स, और केमिकल, इन तीनों के बीच में जो साइकिल चलती है उसे क्या कहते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल। उसमें से हम लोग एक एलिमेंट का साइकिल पढ़ने वाले हैं जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बन। कार्बन एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें देखिए कार्बन साइकिल क्या, जैसा कि आप सबको पता होगा कि आप सबने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुना होगा, जिसमें पूरे कंपाउंड्स में मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स रिलेटेड तो हैं किससे? कार्बन से। और कार्बन क्या है? बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है लाइफ का, मतलब एक बेसिक यूनिट है लाइफ की। जैसे आप बॉडी में देख लीजिए, ग्लूकोज हो गया या कोई भी कार्बोहाइड्रेट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसमें कार्बन पाया ही पाया जाता है। या आपका कोई DNA और RNA वगैरह हो गया, उसमें भी कार्बन की स्केलेटन पाई ही पाई जाती है। तो मतलब कार्बन एवरीवेयर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, और हमारे लिए बहुत ज़्यादा, आप ह्यूमंस के लिए कहिए या प्लांट्स के लिए कहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो किसी ना किसी फॉर्म में। जैसे आप फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, तो CO2 में C आपका प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। तो इसमें पहला यही लिखा हुआ है कि कार्बन इज अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व इन फिक्सेशन ऑफ एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। तो पहली बात यही लिखी हुई है कि कार्बन क्या होता है? बेसिक कंपोनेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की यहाँ बात की जा रही है, जो क्या करता है? फिक्सेशन करता है एनर्जी का फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। कार्बन इज सो क्लोजली टाइड टू एनर्जी फ्लो दैट टू आर इनसेपरेबल। कार्बन क्या होता है? जो एनर्जी का फ्लो होता है, जब आप लोग पढ़ते हैं एनर्जी फ्लो के बारे में, ETC साइकिल में पढ़ते होंगे, या बहुत सारा एनर्जी फ्लो साइकिल होता है, तो उसमें क्या होता है? ये कार्बन और एनर्जी फ्लो साइकिल एक दूसरे से इतना ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं कि इन दोनों को सेपरेट करना नामुमकिन है, ठीक है। द सोर्स ऑफ ऑल कार्बन बोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फॉसिल डिपॉजिट इज कार्बन डाइऑक्साइड। आप अगर कार्बन की बात कर रहे हैं, चाहे वो लिविंग फॉर्म में पाया जा रहा है, चाहे फॉसिल डिपॉजिट फॉर्म में पाया जाता है, तो किस फॉर्म में पाया जाता है? तो वो आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर एंड वाटर एंड द वाटर ऑफ अर्थ, ठीक है। चाहे वो एटमॉस्फेयर की बात की जाए, चाहे वाटर ऑफ अर्थ की बात की जाए, तो वो किस फॉर्म में पाया जाता है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसमें फोटोसिंथेसिस ड्रॉ CO2 फ्रॉम द एयर एंड वाटर इनटू द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। फोटोसिंथेसिस क्या कहता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से लेता है? एयर से लेता है या वाटर से लेता है एज अ लिविंग कंपोनेंट इकोसिस्टम से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है जस्ट एनर्जी फ्लो थ्रू ग्रेजिंग फूड चेन, कार्बन पासिस टू हार्बीवोर एंड देन टू कार्निवोर्स। जैसा कि आप सबको पता है कि कार्बन को फिक्स किसने किया? प्लांट ने, ठीक है। प्लांट ने कार्बन को फिक्स किया। अब इस प्लांट को ग्रेजिंग फूड चेन, यानी कि जो घास खाने वाले लोग हैं, जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं, जैसे बकरी वगैरह हो गए, गोट ने खाया, ठीक है। गोट से फिर ये क्या होता है? नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है, फिर नेक्स्ट जनरेशन में उस तरीके से हार्बीवोर, कार्निवोर, इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है, एनर्जी का फ्लो होता रहता है। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि कार्बन का जो मैंने ऊपर पॉइंट बताया, कार्बन का एनर्जी फ्लो के साथ इतना ज़्यादा टाइड रिलेशन होता है कि वो उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे बात की जा रही है प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर रिलीज कार्बन बैक टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय रेस्पिरेशन। जो आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गए या कंज्यूमर हो गए, जैसे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर की प्लांट हो गए, प्लांट भी जब रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। या हम लोग भी जो कंज्यूमर हैं उसे खाते हैं तो किसी न किसी फॉर्म में क्या करते हैं? CO2 को रिलीज कर देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर की बात की जाए या जो कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, उनकी बात की जाए, ये किसी ना किसी फॉर्म में क्या करते हैं, कार्बन को रेस्पिरेशन के थ्रू जो है इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में वापस भेज देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है, कार्बन इन द प्लांट एंड एनिमल टिश्यू इवेंचुअली गोज थ्रू रिजर्वायर ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। कार्बन जो है, चाहे वो प्लांट की बात की जाए चाहे एनिमल टिश्यू की बात की जाए, तो वो कैसे पहुंचता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कोई चीज़ मर गई, ठीक है, अब उसके अंदर का कार्बन जो है वो है। अब प्लांट क्या करते हैं, मिनरल अब्जॉर्ब करते हैं, वो मिट्टी में या कहीं भी है उसके थ्रू क्या करेंगे, वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, वहाँ से लेंगे। और एनिमल टिश्यू भी क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से ही क्या करते हैं, कार्बन का कंजम्पशन करते हैं। डिकम्पोजर रिलीज इट टू एटमॉस्फेयर थ्रू रेस्पिरेशन। जो डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ डेड हो गई, डिकम्पोज हो गई, अब वो डिकम्पोज होकर अपना CO2 क्या करेगी, एटमॉस्फेयर में फ्री कर देगी। अब वो CO2 जो एटमॉस्फेयर में फ्री हो गया, तो उसे चाहे प्लांट ले चाहे एनिमल ले, या प्लांट के थ्रू एनिमल ले, किसी ना किसी तरीके से एनिमल टिश्यू में तो पहुँच ही जाता है। यहाँ पर यही बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो इसमें बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ कार्बन अपटेक बाय प्लांट इन फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज बाय रेस्पिरेशन इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो डिफरेंस होता है रेट ऑफ कार्बन अपटेक, मतलब CO2 को जब फोटोसिंथेसिस होती है तो कितना CO2 लगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू कितना CO2 लगा और कितना रिलीज हुआ रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, NEP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP, ठीक है, कितना CO2 लगा और कितना जो है CO2 रिस्पायर हुआ, इसी को क्या कहते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है, हर जगह पे ये वेरिएबल होता है, यानी कि अलग अलग होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए बोला जा रहा है, सेवरल प्रोसेस पर्टिकुलरली द रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन डिटरमाइन द रेट एट विच कार्बन साइकिल थ्रू द इकोसिस्टम। सेवरल प्रोसेस होते हैं, जैसे कि पर्टिकुलरली रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन जो है डिटरमाइन करता है रेट ऑफ कार्बन साइकिल को इकोसिस्टम में। अगर आपसे पूछा जाए इकोसिस्टम में रेट ऑफ कार्बन साइकिल, अगर आपको जानना है कि कार्बन साइकिल की दर क्या है, तो आप कैसे पता करेंगे कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुई है किसी प्लांट की और डिकम्पोजिशन क्या हुआ है, तो इससे क्या करेंगे आप, उसका रेट निकाल लेंगे, ठीक है। बोथ प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड स्ट्रांगली बाय इन्वायरमेंट कंडीशन सच एज टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। ये दोनों प्रोसेस जो हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर वहाँ का कैसा है, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन कैसा हो रहा है, प्रेसिपिटेशन से आप समझ सकते हैं जो वाष्पीकरण होता है, वाटर का प्रेसिपिटेशन होता है, वो कितना हो रहा है, इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, बात की जाए अगर यहाँ पे बात की जाए अगर इन वार्म वेट इकोसिस्टम सच एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात की जा रही है, यहाँ पे वेट जो क्या है, वेट इकोसिस्टम है, वार्म इकोसिस्टम है, यहाँ पे प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन रेट आर हाई, यहाँ पे प्रोडक्शन रेट और डिकम्पोजिशन रेट हाई होता है एंड कार्बन साइकिल थ्रू द इकोसिस्टम क्विकली, और कार्बन साइकिल तेजी से चलता है। अगर वार्म वेट इकोसिस्टम की बात की जाए जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जैसा जब आपने बायोम पढ़ा होगा तो बायोम में आपने जरूर कहीं ना कहीं पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, जब उनका प्रोडक्शन और डिकम्पोजिशन रेट वेरी हाई होता है, जिसकी वजह से कार्बन साइकिल थ्रू द इकोसिस्टम बहुत तेजी से चलता है, ठीक है। वहीं बात की जाए अगर कूल इकोसिस्टम की, ड्राई इकोसिस्टम की, तो ये प्रोसेस क्या होता है, स्लो होता है। यहाँ पे प्रोडक्शन की रेट, डिकम्पोजिशन की रेट बहुत स्लो होती है। और बात की जाए इन इकोसिस्टम वेयर टेम्परेचर इज़ वेरी लो, जहाँ टेम्परेचर बहुत लो होता है वहाँ डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, अक्मुलेट हो जाते हैं, डिकम्पोजिशन बहुत धीरे धीरे होता है। इन स्वैम्प एंड मार्सेज, जो दलदली एरिया है, स्वैम्प और मार्सेज, जैसे कि जहाँ पे दलदल पाया जाता है, वेयर डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉल इनटू वाटर, ऑर्गेनिक मटेरियल डज नॉट कम्प्लीटली डिकम्पोज, वहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर अच्छे से डिकम्पोज ही नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे एक बात बताई गई है कि व्हेन स्टोर्ड आर एज रॉ ह्यूमस और पीट कार्बन सर्कुलेट स्लोली, जब ये क्या होता है, कार्बन आपका किसी रॉ ह्यूमस या पीट, जैसे पीट की बात, कोकोपीट आप सब सुनते होंगे, बात की जाए तो पत्ते वगैरह जो है जब कहीं पे ऐसे जगह पे
स्टोर हो जाते हैं, जहाँ पे क्या होगा कार्बन का सर्कुलेशन स्लो होगा। तो ओवर जियोलॉजिकल टाइम का मतलब क्या होता है, समय के साथ, ठीक है, समय के साथ क्या होगा, दिस बिल्डअप ऑफ पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन स्वैम्प एंड मार्सेस एज फॉर्म्ड एज, ये क्या होते हैं धीरे धीरे, ये क्या होंगे, जैसे कि ये ऐसे एरिया में दब गए जहाँ से इनका फ्लो बहुत कम हो जा रहा है, जैसे कि दलदली एरिया हो गया, मार्सी एरिया हो गया, ठीक है, तो वहाँ से एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत धीरे धीरे एक्युमुलेट कर पा रहा है, ले नहीं पा रहा है। तो ये क्या करेंगे, वहाँ पे स्टोर होते जाएंगे और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि ऑयल, कोल, नेचुरल गैस। तो आप सबको पता होगा, तो ये सारी चीज़ें किससे मिलके बनी होती हैं, कार्बन से मिलके बनी होती हैं। तो जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे बहुत सारा ऐसा एरिया पाया जाता है जहाँ पे कोल वगैरह, कोल माइन वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत समय मतलब 500 700 साल से पहले से ही वहाँ पे क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होते जा रहा था, स्टोर हो जाता है वहाँ, पत्ते वगैरह, लीव्स वगैरह जो भी हैं, वुड्स वगैरह इकट्ठा होती जा रही थी और उनका अकुमुलेशन बहुत धीरे था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे अकुमुलेशन बहुत तेज था और फ्लो जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो बहुत कम था एनवायरनमेंट में। धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा, कई सौ सालों का टाइम लगता है, ठीक। अब हम लोगों ने ये जो इकोसिस्टम कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ा, ये हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे जो है अर्थ पे, यानी कि ड्राई कंडीशन, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में कैसे ये चलता है। अब हम लोग जानेंगे कि वाटर कंडीशन में कैसे कार्बन साइकिल चलता है, उसके बाद मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, ठीक है। अगर बात की जाए वाटर की, कार्बन साइकिल वाटर में कैसे चलता है, सिमिलर साइक्लिंग टेक्स प्लेस इन फ्रेश वाटर एंड मरीन एनवायरनमेंट। सिमिलरली साइकिल चलता है फ्रेश वाटर में और मरीन वाटर में। फ्रेश वाटर आपको पता होगा, मरीन वाटर किसे कहते हैं, फ्रेश वाटर जिसमें जो क्या होते हैं आपके पॉन्ड वगैरह हो गए, लेक वगैरह हो गए, ये फ्रेश वाटर है। और मरीन वाटर जैसे समुद्र वगैरह, सीज वगैरह, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन, आपको पता है फाइटोप्लैंक्टन प्लांट्स उसमें पाए जाते हैं, किसमें, आपके वाटर में। uses the carbon dioxide that diffuses into upper layer of water or in present as carbonate and convert into plant tissue, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, जो आपके जैसे अर्थ पे प्लांट ट्री पाए जाते हैं, उसी तरीके से वाटर में फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं जो कि वहाँ के पौधों का काम करते हैं, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या करते हैं, कार्बन को लेते हैं कहाँ से, जो वाटर के अपर सरफेस पे डिफ्यूजेज, वाटर के अपर लेयर पे जो डिफ्यूजेज कार्बन होता है उसको क्या करते हैं, उसको अब्जॉर्ब करते हैं, या कार्बोनेट के फॉर्म में, अगर कोई वाटर में कार्बोनेट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्लांट टिश्यू में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। द कार्बन देन पासेस फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर थ्रू एक्वाटिक फूड चेन। अब यहाँ भी उसी तरीके से होगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद उसके बाद से कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, उसका टर्सरी कंज्यूमर, फिर लास्ट में डिकम्पोजर। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्वाटिक सिस्टम। जैसे फूड में क्या था, यहाँ पे आप देख रहे थे कि प्लांट से ग्रेजिंग एनिमल, यानी कि गोट वगैरह खाए, गोट को कोई और खाया, उसका लायन वगैरह खाए, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन को क्या होंगे, जू प्लैंक्टन खाएंगे, जू प्लैंक्टन को स्मॉल फिशेस खाएंगे, स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खाएंगे, जैसे आपने पिरामिड पढ़ा होगा। तो इस तरीके से ये साइकिल चलेगी, ठीक है। बात कीजिए नेक्स्ट पॉइंट की, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड थ्रू रेस्पिरेशन इज ईदर रीयूज्ड और रीइंट्रोड्यूस्ड टू द एटमॉस्फेयर बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द वाटर सरफेस टू द सराउंडिंग एयर। कार्बन डाइऑक्साइड जो में रेस्पिरेशन के थ्रू जो रीयूज होता है या रीइंट्रोड्यूस होता है, वो फिर से क्या होता है, सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कार्बन कैन बी बाउंड एज कार्बोनेट इन द बॉडीज ऑफ मोलस्क एंड फोरामिनिफर्स एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर एक्सोस्केलेटन। बहुत सारा अमाउंट में, जैसे कि आपको मोलस्क के बारे में सुना होगा, मोलस्क में आपके यूनिया वगैरह आते हैं, शेल्स आते हैं, ठीक है। तो इनकी बॉडी पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, सिग्निफिकेंट अगर जितनी ज़रूरत है उतने अमाउंट में क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। या फोरामिनिफर्स हो गए, इनमें पाए जाते हैं उनकी सेल्स पे, ठीक है। सम ऑफ दीज कार्बोनेट डिजॉल्व बैक इनटू सोल्यूशन। इसमें से कुछ कार्बन क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं सोल्यूशन में, एंड सम बिकम बरीड इन द बॉटम मड एट वेरिंग डेप्थ इन द व्हेन द ऑर्गेनिज्म डाई। और जब कुछ क्या होते हैं कि अंदर की तरफ जब बॉटम पे चले जाते हैं, जब वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका डिकम्पोजिशन हुआ, फिर ये साइकिल चलती रहेगी। इस कुल मिला के कार्बन CO2 के फॉर्म में अगर प्लांट फिक्स करा तो फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, इस तरीके से ये साइकिल के फॉर्म में चलता ही जा रहा है, यहाँ पे रुक नहीं रहा है, ठीक है। तो होप आपको ये बातें समझ में आ गई हो। मैं अब डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ।
यहाँ पे लिखा हुआ है एक पॉइंट और, बिकॉज इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम बायोटिक एक्टिविटी से आइसोलेट हुआ है। दिस कार्बन इज रिमूव फ्रॉम साइक्लिंग से रिमूव हो जाता है अपॉन इनकॉर्पोरेटेड इनटू बॉटम सेडिमेंट, बॉटम में चला जाता है ओवर जियोलॉजिकल टाइम। इट में अपीयर इन कोरल रीफ एंड लाइमस्टोन। जैसे वहाँ पे क्या हो रहा था, जब आपके लैंड की बात की जा रही थी तो वहाँ पे ऑयल के फॉर्म में, कोल के फॉर्म में, इन सब के फॉर्म में आ रहा था, लेकिन जब वाटर में डिपोजिशन होता है तो कोरल रीफ बनता है या लाइमस्टोन रॉक बन जाते हैं। ठीक है, अब ये एक साइकिल आप देख सकते हैं इस तरीके से। आप यहाँ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए तो इसे प्लांट ने लिया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट ने लिया। ठीक है, प्लांट से फिर क्या हो गया, प्लांट से फिर ये डेड ऑर्गेनिक यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया DOM के फॉर्म में, डेड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन हो गया, फिर से ये पीट कोल या ऑयल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर फॉसिल फ्यूल आएगा, फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन होगा, फिर यहाँ पे CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिफ्यूजन किस तरीके से हो रहा है वाटर बॉडी में। और फिर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये यहाँ नीचे देख सकते हैं हम किस तरीके से मरीन इन्वायरमेंट में यानी कि वाटर में कार्बन साइकिल चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। और मैं आपको एग्जांपल दिखा सकती हूँ, ये एक मैंने बताया है कि कैसे डेली फ्लक्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड का इन फॉरेस्ट में। इसे आप अपने ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हैं, PDF में मैं प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट ये कार्बन साइकिल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सनलाइट आ रही है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लग रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर इसको कंज्यूमर ले रहा है या डिकम्पोजिशन हो जा रहा है इसका, फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर ले रहा है, फिर कंबसन होगा, पीट बनेगा, कोल बनेगा, फिर उसको लिया जाएगा, फॉसिल कंबसन होगा, फिर से वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो कुल मिला के ये साइकिल चल रही है। मैंने वाटर और दोनों आपको इसमें दिखा दिया कि किस तरीके से वाटर में चलता है और किस तरीके से एटमॉस्फेयर में चलता है। तो होप आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई होंगी कि किस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल चलता है। समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।